नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को पुरस्कार पाठ का पार्ट 2 भेज रही हूँ। इसे आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इतनी गरीबी में इतने सैनिक साथ रखने की क्या आवश्यकता है। मैं अपने बाहुबल से नया राज्य बनाऊंगा। ओह, तो तुम्हारा उत्साह कम नहीं हुआ। तुम्हारी इच्छा हो तो मैं प्राणों की बाजी लगाकर तुम्हें कौशल के सिंहासन पर अपनी रानी के रूप में बिठा दूं। मधुलिका काँप उठी। क्या यह सत्य है मधुलिका? कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं। वे तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगे। कौशल के सेनापति अधिकांश सैनिक लेकर दस्युनाश के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। जो कहोगे वही करूँगी, मधुलिका ने कहा। अगले दिन कौशल नरेश के दरबार में आकर मधुलिका बोली, देव, 3 बरस हुए मेरी भूमि ले ली गई थी। ओह, तो उसका मूल्य मांगने आई हो? नहीं, दक्षिणी नाले के समीप उतनी ही जंगली भूमि दे, मैं अपनी खेती वहीं करूँगी। वह भूमि उबड़ खाबड़ है, परंतु दुर्ग के समीप होने से सैनिक महत्व रखती है। तो मैं लौट जाऊं? सिंह मित्र की कन्या, तुम निराश नहीं लौटोगी। मैं मंत्री को पत्र देने के आदेश देता हूँ। मधुलिका जो है जाती है राज दरबार में और राजा से कहती है कि अगर मुझे कुछ भूमि मिल जाती है तो मैं उस पर अपनी खेती बाड़ी करूँगी, उसे मैं अपनी खेती के लायक बनाऊँगी, इसलिए आप मुझे थोड़ी सी भूमि दे दीजिए। तो वो दक्षिणी नाले के पास की ज़मीन मांगती है दुर्ग के। जय हो देव, कहती हुई मधुलिका राज मंदिर से बाहर आई। दुर्ग के दक्षिणी नाले पर झाड़ियाँ काटकर मधुलिका का खेत बन रहा था। अरुण के आदमी वहाँ स्वतंत्र घूमते। एक दिन अरुण ने कहा, आज रात के तीसरे पहर मेरी विजय यात्रा होगी। मैं कौशल का राजा बनूंगा। आज रात झोपड़ी में बिताओ। कल से मैं तो राज मंदिर में तुम्हारा निवास होगा। यानी कि वो उसे सांत्वना देता है कि आज की रात जो तुम यहाँ पर बिता लो और कल जो है कौशल नरेश की रानी के रूप में तुम्हें हम लेकर के चलेंगे, या उसे रानी के रूप में तुम्हें रानी बनाएंगे कौशल की। मधुलिका उठ खड़ी हुई, झोपड़ी की ओर बढ़ती हुई सोचने लगी। मगध कौशल का शत्रु है। शत्रु को विजय नरेश ने क्या कहा था? वह वीर सिंह मित्र की कन्या है। वह वीर सिंह मित्र की कन्या है, मतलब उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था देश के ऊपर। वह उसकी पुत्री थी। उसे अपने पिताजी का स्मरण हो आया, यानी कि याद हो आई। नहीं, वह पुकार उठी। रात का पहला पहर बीत चुका था। वह राह पर खड़ी थी। लगभग 100 अश्वारोही चले आ रहे थे। आगे आगे सेनापति चले आ रहे थे। वे बोले, कौन है तू? मैं अपराधी हूँ, मुझे पकड़ लो। क्या है, साफ बता। आज रात श्रावस्ती दुर्ग पर दक्षिणी नाले के पास से आक्रमण होगा। किला शत्रुओं के हाथ होगा। क्या कह रही है तू? सेनापति ने चौंक कर कहा। मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्र चलो। सेनापति ने 80 सैनिकों को दक्षिणी नाले की ओर बढ़ने की आज्ञा दी और मधुलिका को साथ लेकर स्वयं दुर्ग की ओर बढ़ गए। अश्वारोहियों को देखकर प्रहरी चौंक गए। उन्होंने सेनापति को पहचाना। श्रावस्ती दुर्ग पर द्वार खुला। सेनापति ने पूछा, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो। 200। वहाँ पर हर कोई एक दूसरे को आदर देता था, भाव से बोलता था।
तो वो सेनापति की जय जयकार करते हैं और बताते हैं कि 200 सैनिक हमारे महल में अभी हैं। बिना आवाज़ किए उन्हें लेकर दुर्ग के दक्षिणी ओर चलो। मतलब दक्षिणी नाले से बताई थी कि आक्रमण होगा दुर्ग पर, तो वो दक्षिणी नाले को वो मजबूत कर रहे थे। कुछ सैनिकों को पहले भेज दिए थे सेनापति, और उसके बाद उन्होंने बाद में फिर भेजा अंदर से। सेनापति ने मधुलिका को पीछे आने का संकेत किया और राज मंदिर की ओर बढ़े। महाराज के पास जाकर बोले, क्षमा हो देव, इसी स्त्री के कारण मुझे इस समय यहाँ आना पड़ा। महाराज ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुम्हें तो दक्षिणी नाले के समीप भूमि दे दी गई थी। देव, किसी गुप्त शत्रु ने आज रात दुर्ग पर अधिकार करने का प्रबंध किया है। सॉरी बच्चों। इस स्त्री ने यह संदेश दिया है, यानी कि सेनापति कहते हैं कि देव, दक्षिणी नाले से कोई शत्रु जो है, अज्ञात शत्रु, वह आक्रमण करने वाला है। यह सूचना इस लड़की ने या इस स्त्री ने दी है। महाराज ने पूछा, मधुलिका, क्या यह सत्य है? हाँ महाराज, तुमने यह सूचना देकर पुरस्कार का काम किया है। महाराज ने कहा, राजकुमार अरुण अपने साथियों के साथ पकड़ा गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता रोष से चिल्लाई, प्राणदंड। यानी कि वह वहीं पे रहता था, सब उसको पहचानते थे, तो नहीं जानते थे कि यह इस देश का शत्रु है। केवल मधुलिका जानती थी, और वहाँ के लोगों ने वहाँ से चिल्लाना शुरू किया कि इसे प्राणदंड दिया जाए, यानी कि मृत्यु दिया जाए। प्राणदंड। राजा ने सहमति दी। मधुलिका बुलाई गई। तुम्हें जो पुरस्कार लेना हो मांग लो। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी अपनी जितनी खेती है मैं सब तुम्हें देता हूँ। मधुलिका ने बंदी अरुण की ओर देखा और कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें पुरस्कार अवश्य दूंगा, मांग लो, तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जा खड़ी हुई। मतलब चूँकि वह अरुण से प्रेम करती थी, इसलिए वह उससे जो है उसके साथ वह भी सूली पर चढ़ जाना चाहती थी। तो वह एक ऐसी महिला थी, वह एक ऐसी स्त्री थी जो अपने देश प्रेम को भी महत्व दिया, यानी अपने देश के प्रति जो उसका प्रेम था उसको भी उसने कायम रखा, और जो अपने प्रीतम के प्रति उसका जो कर्तव्य था, देश के प्रति कर्तव्य और अपने प्रेम के प्रति कर्तव्य, दोनों को उसने बखूबी निभाया। बच्चों, इस पाठ का आपका व्याख्यान खत्म हुआ। आप लिखोगे अब शब्द अर्थ। इसमें आप सबसे पहले ऊपर डालोगे CW डालने के बाद पाठ का नाम डालोगे, आज का डेट डालोगे, और एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ लिख करके लिखोगे। पर्वतमाला। पर्वतमाला, पर्वतों की श्रृंखला। मोहक, आकर्षक। विसर्जित, खत या समाप्त। छवि, सुंदरता। दस्युनाश, डाकुओं का विनाश। प्रहरी, चौकीदार। रोष, क्रोध। प्रसिद्ध, मशहूर। प्रसिद्ध, मशहूर। पुरस्कार, इनाम। अनुग्रह, कृपा। अधिकांश, अधिकांश, ज़्यादातर। अश्वारोही, घुड़सवार। अश्व मीन्स होता है घोड़ा, आरोही मतलब उस पर सवार, घोड़े पर सवार यानी कि घुड़सवार। समीप, नज़दीक। समीप, नज़दीक। प्राणदंड, मृत्युदंड। ये आपका शब्दार्थ हो गया।
इस पाठ का व्याख्यान खत्म, शब्दार्थ खत्म। आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।